हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं। किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, जैसे सपोज करो एक फोर्स है जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का लग रहा है, तो उसे हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। तो ये जो डायग्राम है, ये जो एरो है, इसकी लेंथ जो है वो हमें इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बताती थी और ये एरो उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताता था। एक वेक्टर के पास दो ही क्वांटिटीज होती हैं जिनके थ्रू हम एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन। तो इस डायग्राम की जो लेंथ थी, इस लाइन की जो लेंथ थी, वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती थी और एरो उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का। इसी तरीके से एक और तरीके से हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है कार्टेशियन फॉर्म में, या फिर इसे हम आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको मैंने इस बारे में हमारा डिस्कशन भी हुआ था जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि हम कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे आगे चलिए। तो अब वो वक्त आ चुका है आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। तो सीखते हैं। देखो, यहाँ पे जो कैप साइन है, इसको आप अब अच्छी तरीके से जान चुके हो। ये कैप जो साइन है ये बताता है यूनिट वेक्टर को। तो आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों ही यूनिट वेक्टर हैं। और यूनिट वेक्टर किस काम में आते हैं? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को इंडिकेट करने के काम में आते हैं, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड तो 1 के इक्वल होता है। तो 1 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता था। तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम में आते थे और किसी स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन प्रोवाइड करनी होती थी, मतलब कि एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होता था, तो हम यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करते थे। तो आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों वेक्टर्स हैं, तीनों ही अलग अलग, तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं और तीनों ही अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम में आते हैं। तो एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बारे में बात करें तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री किस किस तरीके से बनती है? देखो, 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक 3 डायमेंशनल इमेज बनके तैयार होती है। तो ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। इसी तरीके से एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होता है और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होता है। इसको हम एक रूम से समझ सकते हैं। जैसे एक रूम होता है, हम कोई क्यूबिकल रूम को एज्यूम कर रहे हैं या एक क्यूब को एज्यूम कर लें। तो देखो, इसके हर एक कॉर्नर एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे है। अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान लूं तो ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप कौन सा यूनिट वेक्टर है? एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग होती है, और क्योंकि ये मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर काम में आता है उसे जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। तो अब अगर मैं बात करूं किसी भी एक पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी की, सपोज करो मैं ले लेता हूं एक वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए। तो देखो, इस ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स जानने की कोशिश करूंगा। तो देखो, ये एक्स एक्सिस के आगे कहीं ना कहीं जा रहा है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ये वाई एक्सिस की तरफ ऊपर भी जा रहा है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। और ये प्लेन पे नहीं है बल्कि ऐसे बाहर निकला हुआ है, तो जेड एक्सिस पे भी इसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसका मतलब अगर मैं फ्री स्पेस में एक पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि फोर्स की बात करता हूं, सपोज करो मैंने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। तो देखो, ये फोर्स 3 तरीके से काम कर रहा है। सपोज करो मैं एक फोर्स लगाता हूं मार्कर को खींचने में। तो देखो, ये जो फोर्स लगा इसको खींचने में, ये फोर्स 3 काम कर रहा है। इस मार्कर को एक्स एक्सिस के अलोंग भी जाने के लिए मजबूर कर रहा है, ऊपर मतलब कि वाई एक्सिस के अलोंग भी जाने के लिए मजबूर कर रहा है, और आगे की तरफ मतलब कि जेड एक्सिस की तरफ भी आने के लिए मजबूर कर रहा है। मतलब अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता हूं तो इसके 3 कंपोनेंट है। इसका एक कंपोनेंट
एफ एक्स जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वो इसे इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, एक कंपोनेंट एफ वाई जो वाई डायरेक्शन में वो इसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और एक कंपोनेंट एफ जेड जो इसे जेड डायरेक्शन में जाने के लिए मजबूर कर रहा है। तीनों के कंबाइन इफेक्ट से ये इस तरीके से ऐसी कोई डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब अगर फ्री स्पेस में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो उस वेक्टर के 3 कंपोनेंट निकल के आएंगे। उस वेक्टर का कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, जैसे यहाँ पे देखो इसका कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये ए एक्स के अलोंग मान लेता हूं कि इसका एक कंपोनेंट जो है एक्स एक्सिस के अलोंग वो है ए एक्स। इसी तरीके से दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा ए वाई, और तीसरा ये हो जाएगा ए जेड। 3 कंपोनेंट, तो इन 3 कंपोनेंट से मिलके ये वेक्टर ए बना है। तो अगर मुझे वेक्टर ए को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो देखो मैं क्या करूंगा, जो ए एक्स कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वेक्टर ए एक्स मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वेक्टर ए वाई वाई एक्सिस के अलोंग, और एक वेक्टर ए जेड जेड एक्सिस के अलोंग। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो इनकी कंबाइन इफेक्ट से वेक्टर ए तैयार होके मिलता है हमें। इसका मतलब वेक्टर ए किस किस तरीके से मिला हमें, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स और उसकी डायरेक्शन कौन सी आई कैप, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इन तीनों का जो रिजल्टेंट निकला, तीनों को जब ऐड किया ए एक्स ए वाई ए जेड, तो इन तीनों के कंबाइन इफेक्ट से जो रिजल्टेंट तैयार हुआ वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर ए को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम इस डायग्राम से समझें तो इस क्यूब का डायगोनल, ये वाला पॉइंट पी मान लेते हैं, तो डायगोनल पी की बात करें, अगर मैं बोलता हूं कि इस क्यूब की हर एक साइड 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो देखो पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूं तो देखो इसके लिए आपको आपकी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी। इसे एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एज्यूम करके ही आप इसके कोऑर्डिनेट्स बना सकते हो, क्योंकि मैंने इसको ड्रॉ किया है 2 डायमेंशनल प्लेन पे, तो आपको इसे 3 डायमेंशनल एज्यूम करके ही आंसर्स निकालने हैं। तो अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं तो इसके ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 0, 0, 0। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों के ही कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं ये वाले पॉइंट की बात करूं तो देखो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये ना तो वाई एक्सिस पे ऊपर कहीं जा रहा है ना जेड एक्सिस में बाहर कहीं निकल रहा है, तो इसके हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स 2, 0, 0, क्योंकि केवल एक्स कोऑर्डिनेट है। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट की बात करूं तो देखो ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट 0 है, जेड एक्सिस के अलोंग भी इसका कंपोनेंट 0 है, तो ये हो जाएगा 0, 2, 0। पहले एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर वाई को और फिर जेड को। अब इस वाले पॉइंट की बात करूं तो देखो ये जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ना तो ये कुछ ऊपर गया है ना ये आगे की तरफ आया है, केवल मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग गया है, ये केवल आगे की तरफ आया है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 0, 2 इस तरीके से। अब देखो अब अगर मैं बात करता हूं इस वाले पॉइंट की, तो देखो ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, मतलब इसके पास एक्स कोऑर्डिनेट भी कुछ ना कुछ है, वाई कोऑर्डिनेट भी कुछ ना कुछ है, लेकिन ये बाहर नहीं निकला हुआ है, ये प्लेन पे ही है, इसका मतलब इसका जेड कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये जगह 2, 2, 0 इस तरीके से। इसी तरीके से अगर इस वाले पॉइंट की बात करूं तो देखो ये फ्लैट एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, ये ऊपर इसकी कोई हाइट नहीं है, इसका मतलब ये एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो आगे भी गया है बाहर भी निकला है लेकिन ऊपर नहीं गया है, इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट फिर से 2 इस तरीके से। अब अगर ये वाले पॉइंट की बात करूं तो इस वाले पॉइंट देखो ये वाला पॉइंट कैसे लाई कर रहे हैं, ये वर्टिकल प्लेन है, आगे कहीं नहीं गया, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कहीं नहीं गया, ऊपर जरूर गया है और बाहर निकला है, इसका मतलब इसके एक्स कोऑर्डिनेट 0 होंगे, ऊपर गया है तो वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, और ओरिजिन से बाहर भी निकल गया है तो जेड कोऑर्डिनेट भी कुछ ना कुछ होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 2, जेड कोऑर्डिनेट 2। अब अगर इस पॉइंट की बात करें पी पॉइंट की, तो देखो पी पॉइंट आगे भी निकला है, ऊपर भी गया है और बाहर भी आया है, इस
क्यूब का ये डायगोनल हो गया ओपी, तो देखो इसके तीनों कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 2, 2 इस तरीके से। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब सपोज करो मुझे वेक्टर ओपी को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो देखो इसके कितने कंपोनेंट्स हैं ओपी के, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग भी है 2, एक वाई एक्सिस के अलोंग भी 2 और एक जेड एक्सिस के अलोंग भी 2, तो जगह 2i प्लस 2j प्लस 2k। इस तरीके से मैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। उसका जो x कंपोनेंट है उसको लिख के उसके साथ i कैप लगा दो, y कंपोनेंट जो है उसके साथ उसके j कैप को मल्टीप्लाई कर दो, और जो z कंपोनेंट है उसके साथ k कैप को मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से हम कंप्लीटली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में जो वेक्टर हमने बनाया है। सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर a, ax i कैप ay j कैप प्लस az k कैप। अब मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सपोज करो मुझे उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? देखो जैसे सपोज करो सबसे पहले हम इस ओपी वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वेक्टर ओपी जो है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब मुझे o से p की लेंथ कितनी है वो निकालनी है। क्योंकि देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जो डायग्राम दिख रहा है आपको, लाइन ओपी दिख रही है, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर ओपी का, और ये कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था उसमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता था, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जो वेक्टर की लाइन थी उसकी लेंथ जो थी वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती थी। तो यहाँ पे O से P की जो लेंथ है वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड के इक्वल। ओपी लेंथ इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, इस तरीके से। तो देखो इसके लिए मैं एक पॉइंट और एज्यूम कर लेता हूं A, और ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो देखो अगर मैं बात करूं, आपसे पूछूं कि जो एंगल OAP है इसको अच्छे से विजुअलाइज करना, जब तक आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तब तक कुछ भी काम नहीं बनेगा। विजुअलाइज करने के लिए आप जिस रूम में बैठे हो, जिस हॉल में बैठे हो, उस रूम को, उस पूरे के पूरे हॉल को आप एक क्यूब मान लो या क्यूबॉइड मान लो, ठीक है। आपके रूम का जो सबसे बॉटम में लेफ्ट वाला कॉर्नर होगा वो O पॉइंट हो जाएगा, बॉटम में राइट वाला कॉर्नर हो जाएगा वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और ऊपर में राइट वाला ये वाला पॉइंट, और ऊपर में लेफ्ट वाला ये वाला पॉइंट। इसी तरीके से रूम की दूसरी वाली साइड यानी कि पीछे वाली जो साइड है उसमें भी 4 कॉर्नर्स होंगे, 2 नीचे 2 ऊपर, वो ये 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो जब आप एक रूम को एक क्यूबॉइड शेप एज्यूम कर पाओ, उसके बाद आप ये कंक्लूजन निकालने की कोशिश करना कि आपके रूम के एक कॉर्नर यानी कि लेफ्ट में सबसे बॉटम से एक लाइन जा रही है सामने की तरफ, जो सामने वाली फेस के राइट में सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे है। तो ये O से P लेंथ निकल के आएगी। तो देखो अगर मैं इस एंगल की बात करूं ना, तो ये एक राइट एंगल निकल के आएगा, 90 डिग्री एंगल होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये एक फ्लैट सरफेस है, प्लेन है, और इस पे ये जो रूम की जो वॉल है वो इस तरीके से रखी हुई है, इस क्यूब की साइड। तो देखो यहाँ पे एंगल कितना बना रही है लाइन इस प्लेन के साथ, इस प्लेन के साथ ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब अगर मुझे OP चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूं, इन ट्रायंगल OAP, OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो मुझे एक और ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इसको देते हैं इक्वेशन 1। फिर से एक ट्रायंगल लेते हैं। अब ट्रायंगल ले लेंगे
अब ट्राइंगल ले रहे हैं ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी। देखो इस ओ ए बी की बात करें तो इस ट्राइंगल में भी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, क्योंकि रूम का एक कॉर्नर है, तो रूम के एक क्यूब की हर एक साइड एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे होती है ना, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, तो मैं ओ ए का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर, इसकी बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल है, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। इस तरीके से तो इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो ओ पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ओ ए का स्क्वायर। अब देखो ओ ए का स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूं, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस जो ए पी है उसे भी लिख देते हैं ए पी का स्क्वायर। तो देखो ओ से बी की लेंथ इसके एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं एक्स का स्क्वायर। ए से बी, अब देखो ए बी ढूंढो, ए बी वही लेंथ है जो ये वाली लेंथ है, ये इसके जेड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ए बी की जगह मैं जेड स्क्वायर लिख सकता हूं। और ए पी की बात करें तो देखो ए पी वर्टिकल लाइन है, जो लाइन लेंथ इस लाइन की है वही लेंथ इस लाइन की है, तो देखो ये वाली जो लेंथ है ये इसके वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर। तो ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ओ पी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, इस तरीके से। तो ओपी लेंथ कितने की इक्वल हो जाएगी, इसके एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के इक्वल। तो इसी तरीके से अगर मुझे सपोज करो ये वाला वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। अगर मुझे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो वो कितना हो जाएगा, इसके एक्स कॉम्पोनेंट ए एक्स का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट ए वाई का स्क्वायर और जेड कंपोनेंट ए जेड के स्क्वायर के अंडर रूट के स्क्वायर। तो इसका मतलब किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करोगे, आई कैप के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस के कैप के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर का होल अंडर रूट। इससे आपको एक वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म में मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मिल रहा है। तो ये आपको याद रखना है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकाला जाता है, उसके आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स के स्क्वायर के सम के होल अंडर रूट के इक्वल होता है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये सब कुछ है हमारा कार्टेशियन फॉर्म में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते वक्त, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करो एक वेक्टर है a इज इक्वल्स टू 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, और मुझसे पूछा जाता है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। देखो i कैप के साथ कौन है 2 का स्क्वायर, j कैप के साथ 3 का स्क्वायर, k कैप के साथ 4 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 का होल अंडर रूट, तो जाएगा 29 का अंडर रूट। तो इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, इस तरीके से वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। चलो, तो ये था कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड करना। तो सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर हैं, कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, a इज इक्वल्स टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के के। इसी तरीके से वेक्टर b है बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के के। अब सपोज करो मुझे a प्लस बी कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है,
देखो a प्लस बी दोनों को सम करना है। अगर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होता तब मुझे इनका सम करना है, मतलब कि रिजल्टेंट निकालना है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो वाला फॉर्मूला हमारे पास है। लेकिन अगर दो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हुए तब उनका सम पूछा जा रहा है। तो देखो वो सम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि दो वेक्टर को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते मैथमेटिकली। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। जब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है तो हम दोनों को ऐड कैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तब हम उन दोनों को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो देखो यहाँ पे दोनों वेक्टर के जो आई कैप वाले कंपोनेंट है, इसकी भी डायरेक्शन आई कैप के होंगे, इसकी भी डायरेक्शन आई कैप के होंगे, तो इन दोनों को तो ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से इन दोनों को इंडिविजुअली ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से इन दोनों को इंडिविजुअली ऐड कर सकते हैं। तो दोनों को ऐड करने का सिंपल सा मेथड है, आई कैप वाली टर्म्स को इंडिविजुअली ऐड कर दो। ax प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे के प्लस ए जेड प्लस डी जेड के। तो ये दोनों का सम हो गया। इसके लिए कोई अलग से पर्टिकुलर लो नहीं है। आप सिंपली आई कैप की टर्म्स को ऐड कर दो, जे कैप की और के कैप की, तीनों को ऐड करके और तीनों का सम निकालो तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि सम ऑफ टू वेक्टर्स आपके पास आ जाएगा। तो ये तरीका है दो वेक्टर को ऐड करने का कार्टेशियन फॉर्म में। इस तरीके से अगर मुझे a माइनस बी कैलकुलेट करना होता तो ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप, ए वाई माइनस बी वाई जे कैप, ए जेड माइनस बी जेड के कैप। इस तरीके से हम सम या फिर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। चलो ये तो हमारा कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। जैसे दो वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है वैसे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। दो वेक्टर्स को जब ऐड करते थे तो जो रिजल्ट आता था, दोनों का रिजल्टेंट आता था, वो हमेशा डेफिनेटली एक वेक्टर क्वांटिटी ही हुआ करती थी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है और रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है। 90% केस में हमें ऑलरेडी बता दिया जाएगा कि इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी या स्केलर आएगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें कैसे पता चले कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर वेक्टर क्वांटिटी आएगी या स्केलर आएगी, वो आपको बता दिया जाएगा। इन केस कुछ ऐसे फेमस एग्जांपल हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, उनमें आपको पता रखना है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाएगा। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है तो इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, और अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आती है तो इसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा स्केलर प्रोडक्ट। या फिर इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसे a डॉट बी साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मैं दो वेक्टर के बीच में स्केलर प्रोडक्ट करना चाहता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल्स टू a डॉट बी। अब देखो दो वेक्टर को अगर स्केलर प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब a डॉट बी से जो रिजल्ट आ रहा है उस पर मैंने एरो का साइन नहीं लगाया। ये बता रहा है कि दो वेक्टर का जब वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है तो रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू इन दोनों के बीच के एंगल का कोस थीटा। सपोज करो दो वेक्टर है ए और बी, ए की डायरेक्शन है ये, बी की डायरेक्शन है ये, तो इन दोनों के बीच जो एंगल है थीटा उसका कोस थीटा निकालना है हमें। तो इस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है दो वेक्टर्स के बीच में। ये तो बात हो गई स्केलर प्रोडक्ट की। इसका फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। दो वेक्टर के बीच में स्केलर प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों के बीच एंगल का कोस थीटा। तो देखो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे a एक स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है, b भी एक स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है और कोस थीटा ऑलरेडी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो रिजल्ट जो हमारे पास मिल रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। तो वेक्टर प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, या फिर पहले हम स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं।
जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, मतलब कि थीटा जीरो, मान लो ए इस डायरेक्शन में और बी भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो ऐसे केस में जो वेक्टर प्रोडक्ट सॉरी स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो मैक्सिमम मिलता है ए डॉट बी, तो आर हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है और कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है मैक्सिमम 1, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से सेकंड when theta is equals to 90 डिग्री, जब दो वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री हो तो इस केस में स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो a डॉट b का फॉर्मूला है पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों के बीच के एंगल का cos थीटा। cos 90 डिग्री वैल्यू 0, 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 होता है, ये आपको याद रखना है। और मिनिमम कब होता है जब थीटा 180 डिग्री हो, तो 180 डिग्री होगा, इसका मतलब एक वेक्टर इधर जा रहा है एक वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री। तो इस केस में आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इंटू कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के ए बी। इसका मतलब दो वेक्टर के बीच में जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, मिनिमम होता है जब दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री हो, और 0 हो जाता है जब दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो। तो ये कुछ चीजें हमने पढ़ी है स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसके स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया जाए। इन कार्टेशियन फॉर्म मतलब आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में अगर वेक्टर दिया हुआ है तो इस केस में तो सबसे पहले आई कैप डॉट आई कैप, अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप करता हूं तो देखो आंसर कितना आएगा, दो वेक्टर के बीच में स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों के बीच के एंगल का कोस थीटा। तो आई कैप डॉट आई कैप, तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरा वाला भी आई कैप इसका भी मैग्नीट्यूड, और दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे कोस थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री। अब आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर कैप वाली साइन होती है तो इसका मतलब वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि वो एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। तो आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो जाएगा, ये भी 1 और कोस 0 डिग्री 1। इसका मतलब आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू होती है 1 के इक्वल। इसी तरीके से अगर जे कैप डॉट जे कैप किया जाए तो भी आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि जे कैप और जे कैप दोनों सिमिलर वेक्टर है तो इनके बीच का एंगल भी 0 डिग्री हो जाएगा। के कैप डॉट के कैप भी हमें मिल जाएगा 1 के इक्वल। तो ये कंसेप्ट आपको काम में आएगा आगे, कई ऐसी सिचुएशन होगी जब आपको ये चीजें काम में आएगी कि आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी होती है या आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी होती है। तो अब कैलकुलेट करते हैं आई कैप डॉट जे कैप। तो देखो आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन को। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का कोस थीटा। तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है आई कैप का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 और कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरीके से आई कैप डॉट के कैप जेड एक्सिस एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में भी एंगल 90 होता है और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में भी एंगल 90 होता है। एक्स वाई जेड ये तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, मतलब एक्स वाई भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक्स जेड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और वाई जेड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब आई कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में भी क्या है एंगल 90 डिग्री है। इस तरीके से जे कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो आपको
यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, इनके जो स्केलर प्रोडक्ट है इनकी वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। कैसे हमने कैलकुलेट की ये आपको पता चल चुकी है। अब इनकी वैल्यूज जब हमें काम में आएगी तो हमें इनकी वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। अब सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर है कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी तरीके से वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर मुझसे ए डॉट बी कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है तो देखो क्या करेंगे, वेक्टर ए की जगह ये लिख देंगे, डॉट बी की जगह इसका एक्सप्रेशन लिख देंगे। अब देखो हो क्या रहा है, ये जो एक्स है ये मल्टीप्लाई होगा बी एक्स से भी, बी वाई से भी, बी जेड से भी। इसी तरीके से ए वाई ये भी मल्टीप्लाई होगा इन तीनों से, और ए जेड ये भी मल्टीप्लाई होगा इन तीनों से। तो टोटल कितनी 9 टर्म्स बनेगी। पहले ए एक्स का मल्टीप्लीकेशन तीनों से कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स। जब ए एक्स इस वाले एक्सप्रेशन की पहली टर्म को इस वाले एक्सप्रेशन की पहली टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई आई कैप, बीच में डॉट का साइन है, आई कैप डॉट आई कैप प्लस अब ए एक्स का इस वाली टर्म से दूसरी वाली टर्म से करते हैं तो हो जाएगा ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप प्लस अब इसका तीसरी वाली टर्म से मल्टीप्लिकेशन तो ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। ये हो गई 3 टर्म्स ए एक्स के लिए। अब ए वाई का नंबर है तो ए वाई को मल्टीप्लाई करेंगे पहली टर्म से तो ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप। इसी तरीके से ए वाई सेकेंड वाली टर्म बी वाई जे कैप और इसके साथ भी जे कैप। इसी तरीके से इसका तीसरी वाली टर्म के साथ ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। अब आ जाते हैं लास्ट टर्म ए जेड के लिए तो ए जेड को जब पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस सेकेंड वाली टर्म से ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। देखो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू 1 होती है, आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 0, जे कैप डॉट के कैप की वैल्यू 0, के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 0। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0 और ये वाली भी 0। तो बची कौन सी, पहली लाइन की पहली टर्म, दूसरी लाइन की दूसरी टर्म और तीसरी लाइन की तीसरी टर्म। तो ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 को लिखो चाहे मत लिखो, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू भी 1 तो ए वाई बी वाई और के कैप डॉट ए कैप तो ये हो जाएगा ए जेड बी जेड। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। ए डॉट बी का कार्टेशियन फॉर्म में दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। मतलब कि कहने का ये है कि इनकी आई कैप की जो टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर जे कैप की जो टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करता हूँ, के कैप की जो टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करता हूँ, तीनों को ऐड कर दो तो आपको दोनों का स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, देखो डेरिवेशन किस तरीके से फॉर्मूला लाए हैं वो तो हमें पता ही है, लेकिन रिजल्ट कभी आप नहीं भूलोगे क्योंकि रिजल्ट आगे काम में आने वाला है। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं वेक्टर a इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर b है 4i कैप माइनस k कैप और हमसे बोला जा रहा है कि वेक्टर a डॉट b कैलकुलेट करो। तो a डॉट b का फॉर्मूला क्या है, ax bx प्लस ay by प्लस az bz।
तो देखो ax क्या है, वेक्टर a का आई कैप के साथ जो टर्म है वो, मतलब कि 2, bx मतलब वेक्टर b की आई कैप वाली टर्म 4, प्लस ay कितना है, देखो माइनस लग रहा है, इसका मतलब a माइनस ए वाई की वैल्यू माइनस के 3 हो जाएगी। और देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जेके वाली टर्म नहीं है, या फिर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, प्लस 0 जेके माइनस 4 के। तो इसका मतलब बी वाई मतलब कि बी वाले वेक्टर की जेके के साथ जो टर्म है 0, प्लस ए जेड 4 और बी जेड माइनस के 4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8 प्लस 0 माइनस के 16। तो a डॉट बी हो जाएगा माइनस के 8 आंसर। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर के बीच में स्केलर प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको देता हूं, वो आप सोल्व कीजिए। वेक्टर a और b के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 16 के इक्वल है, ये ऑलरेडी दे रखा है। वेक्टर a है x i के प्लस 2 j के प्लस 4 k। वेक्टर b है i के प्लस 3 j के माइनस 2 k। तो x की वैल्यू कितनी है ये हमें बताना है। तो ये आप सोल्व कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ तरीका कैसे करेंगे। देखो दोनों का सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई के वाली टर्म्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस जे के वाली टर्म्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस के वाली टर्म्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, तो इसे ए डॉट बी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए डॉट बी क्या आ जाएगा, आई के साथ टर्म से x और इसकी 1, तो x यहाँ पे 2 इंटू 3 और यहाँ पे 4 इंटू माइनस के 2। तो a डॉट बी हो जाएगा x प्लस 6 माइनस 8। तो a डॉट बी हो जाएगा x माइनस 2, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है a डॉट बी की वैल्यू है 16, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8। तो ये हमने पढ़ा है आज की क्लास में स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बनते हैं आप सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। जितने हो सके एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैं आपको असाइनमेंट में देने वाला हूँ, आप उनको सोल्व कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।